हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, कोर जावा की सीरीज़ में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि हम रन टाइम पर किस तरह से यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो उसके लिए हमने यूज़ की थी स्कैनर क्लास और कंसोल क्लास, और फिर हमने एक एक एग्जांपल डेवलप करके देखा था और उसमें हमने चेक किया कि किस तरह से हम रन टाइम पर यूज़र से इनपुट ले सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। आज इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ कि जावा में क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, और जो मेन मेथड का सिग्नेचर है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, इस सिग्नेचर को डिस्कस करेंगे कि इसमें पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, और मेन के आगे जो हम आर्गूमेंट्स में लिखते हैं स्ट्रिंग एरे, इसका क्या यूज़ है, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जावा में क्लास को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो स्टूडेंट, ये आपके सामने एक स्लाइड मैंने तैयार की है जिसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। आप यहाँ चेक करिए कि मैंने यहाँ पर एक क्लास नाम से कीवर्ड लिखा है। क्लास नाम का एक कीवर्ड होता है जावा में जो क्लास को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, या कह सकते हैं डिक्लेयर करने के लिए। तो यहाँ पर जो ABC है स्टूडेंट, ये क्लास है जो डिक्लेयर की गई है क्लास कीवर्ड की हेल्प से। ओके, और ये इस क्लास की बॉडी है, ये इस क्लास की बॉडी है। अब इस बॉडी में आप मेंबर डिक्लेयर करते हैं। अब ये मेंबर दो टाइप के हो सकते हैं क्लास के अंदर, मेंबर वेरिएबल, मेंबर फंक्शन। वेरिएबल को जावा में फील्ड कहते हैं और फंक्शन को जावा में मेथड कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि हमें क्लास की ज़रूरत क्यों होती है। तो स्टूडेंट, इसको इस तरह से समझिए कि अब तक पिछले दो एग्जांपल्स जो हमने कवर किए हैं वीडियोस में, तो आपने उसमें देखा हो कि मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करा है ए, और इसमें वैल्यू स्टोर करिए 15। अब 15 क्यों स्टोर की गई है, तो उसके पीछे इसका रीज़न ये है कि ए जो है उसकी जो डेटा टाइप है, उसका जो टाइप है वो इंटीजर टाइप है, इसलिए इस वेरिएबल में आप इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। क्या किसी तरह से ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं इस ए में 15 तो मैंने स्टोर करा ही है, इसके अलावा मैं इसमें एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करा लूँ ए में और एक डेसिमल वैल्यू स्टोर करा लूँ? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ए जो है वो प्रिमिटिव टाइप है। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो वेरिएबल में एक समय में केवल एक वैल्यू को ही अलाउड करते हैं। आप इसमें मल्टीपल वैल्यू नहीं रख सकते ए में। और दूसरी बात याद रखनी है, स्पेसिफिक होते हैं। अगर ये इंटीजर टाइप है तो इसमें इंटीजर वैल्यू ही रखी जाएगी। ये नहीं है कि एक वैल्यू आप रखना चाहते हैं तो आप इसमें करेक्टर वैल्यू रख लें। मतलब कहने का कि आप इसमें यहाँ से 15 को हटा दें और 2.6 को हटा दें और आप सोचें मैं इंटीजर डिक्लेयर करके उसमें डब्लू स्टोर करा लूँ। नहीं, नहीं हो सकता। आप सोचें कि मैं इसमें कोई बुलियन वैल्यू जैसे ट्रू है इसको स्टोर करा लूँ, नहीं हो सकता, क्योंकि इसका टाइप नहीं है। कोई स्ट्रिंग वैल्यू कैट जैसे मैं रख लूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो वेरिएबल के साथ उसका टाइप अगर डिक्लेयर है, जैसे यहाँ पे इंट डिक्लेयर है, तो केवल आप यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चाहते हैं कि इस ए में इंटीजर के अलावा कैरेक्टर भी, फ्लॉट भी, बुलियन भी स्टोर करा लें। तो स्टूडेंट, इस ए का हमें टाइप चेंज करना पड़ेगा। प्रिमिटिव की जगह हमें इसको नॉन प्रिमिटिव में ले जाना पड़ेगा। नॉन प्रिमिटिव यानी ए का जो टाइप है वो नॉन प्रिमिटिव कर दिया जाए। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए जावा में क्लास कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। आप क्लास लिखिए, कीवर्ड है, क्लास का सी छोटा है, ध्यान रखिएगा, और क्लास को कोई नाम दे दीजिए, कोई भी एक मीनिंगफुल नेम। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल में ABC ले ले रहा हूँ, तो ABC मेरी एक क्लास बन गई। तो स्टूडेंट, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये इंटीजर हटा दूंगा और इसके आगे ABC लिख दूंगा। तो अब आप कह सकते हैं कि जो ए का टाइप है वो ABC टाइप है। ठीक है, अब ए में किस टाइप की वैल्यू रखना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि ए में मैं एक इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कराऊँ,
एक कैरेक्टर वैल्यू भी स्टोर करा लूँ और एक फ्लोट वैल्यू भी स्टोर करा लूँ। एक ऐसा डेटा टाइप खुद का बनाना चाहता हूँ, यूजर डिफाइंड। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाते हैं। तो ABC यहाँ पर हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करानी है वो आप इस क्लास के अंदर डिक्लेयर करिए। जैसा आपने कहा कि मुझे एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर आप एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए। जैसे एग्जांपल मैंने x ले लिया। एक करेक्टर टाइप चाहते हैं तो आपने यहाँ पर एक करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया y। और आप एक फ्लोट चाहते हैं तो आपने इसके अंदर एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया z। लीजिए, तो ये क्लास ABC के ये वेरिएबल हो गए, मतलब जिसको हम कहेंगे फील्ड है। ओके, अब ये फील्ड स्टूडेंट 2 टाइप के होते हैं, स्टैटिक फील्ड और नॉन स्टैटिक फील्ड। ठीक है, इनकी एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको बाद में देता हूँ। पहले आपको ऑब्जेक्ट के साथ इनको रिलेट करके दिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट इन पे कैसे काम करेगा। तो स्टूडेंट, अब आप इस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का अगर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो आप इस तरह से डिक्लेयर करेंगे ABC A। तो स्टूडेंट, जैसे आप इंट A लिखते थे, इंट लिखते हैं ना इंट A, तो A क्या है? वेरिएबल। इसी तरह यहाँ पर A वेरिएबल है। इंट क्या है? डेटा टाइप। तो यहाँ पर ABC डेटा टाइप है। ठीक है, चलिए, अब इस वेरिएबल को हम वेरिएबल नहीं कहेंगे क्योंकि क्लास टाइप है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट, या आप इसको इंस्टेंस भी कह सकते हैं। अब A आपने डिक्लेयर कर लिया है, अब इसके आगे इक्वल टू रखिए। अब आप इसको इनिशलाइज करिए। तो आप यहाँ पर कीवर्ड का यूज़ करेंगे न्यू। न्यू कीवर्ड का यूज़ होता है। और इसके आगे आप एक मेथड कॉल करेंगे जो इस A को इनिशलाइज करेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक मेथड लिखा ABC और उसके आगे ये 2 पैरेंथेसिस लगाया और सेमीकोलन। अब देखिए, ABC नाम का ये एक फंक्शन है जिसको हम जावा में मेथड कहेंगे। और ये स्पेशल है, क्यों? क्योंकि इसका नाम क्लास के नाम पर है, तो इसको हम कंस्ट्रक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टर मेथड। कंस्ट्रक्टर मेथड, ये कंस्ट्रक्टर मेथड हो गया। अब इसकी हेल्प से आप A को इनिशलाइज कर रहे हैं, मतलब जैसे आप न्यू लिखेंगे तो क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा और इस ऑब्जेक्ट को वो इनिशलाइज कर देगा। समझ में आ गया? अब आप इस A में वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। किस टाइप की? इंटीजर टाइप की, कैरेक्टर टाइप की और फ्लोट टाइप की। तो स्टूडेंट, ये तो क्लास बनी, ये एक क्लास बन गई और ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, चलिए, अब इस एग्जांपल को देखते हुए जो डेफिनेशन बनेगी क्लास की वो बनेगी कि क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट विच इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्लास का यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो रन टाइम एंटिटी है क्लास की, यानी कि रन टाइम पर जो क्लास को रिप्रेजेंट करेगा वो ऑब्जेक्ट होता है। थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं। लेमन लैंग्वेज में आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि क्लास को इस तरह से समझिए कि वो एक आइडिया है। आपके दिमाग में एक आइडिया आया। अब वो आइडिया जो है वो फिजिकली तो है नहीं, टेंजिबल भी नहीं है कि मैं उसे छू के देख सकूं, हम उसे महसूस भी नहीं कर सकते। आइडिया जो है वो एक, क्या कह सकते हैं आप उसे, एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है जो आपके दिमाग में है। अब उसे फिजिकल तो है नहीं वो, तो जो फिजिकल नहीं होता वो क्लास है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्लास को मेमोरी नहीं मिलती जब तक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो फिजिकल होता है, क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट है। तो आपके दिमाग में एक आइडिया है, वो एक ब्लूप्रिंट है। उस ब्लूप्रिंट को आपने इम्प्लीमेंट कराया, इम्प्लीमेंट करने पर जो बन के तैयार हुआ फिजिकली वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ए जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से आप इस क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे अपने प्रोग्राम में रन टाइम पर। तो आप कैसे करेंगे? जैसे कि आपने कहा मैं इस ए में वैल्यू रखना चाहता हूँ, तो देखिए वैल्यू रखने का तरीका कैसे है। अब आप यहाँ लिखेंगे ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ए हो, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। डॉट डॉट एक्स इक्वल टू 15। देखिए, इस ए के अंदर आपने 15 स्टोर करा लिया। फिर हमने लिखा ए डॉट वाई
इक्वल टू डब्लू, लीजिए अब इस ए में आपने डब्लू भी स्टोर करा लिया। फिर आपने लिखा ए डॉट जेड इक्वल टू 2.6, फ्लॉट के लिए एफ लिखना होता है, वो आपको अभी आगे बताता हूँ ऐसा क्यों है। ये आपने एफ लिखा फ्लॉट के लिए, तो इसके अंदर 2.6 भी आ गया। तो अब आप कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर इंटीजर वैल्यू भी है, कैरेक्टर वैल्यू भी है, फ्लॉट वैल्यू भी है। ये एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि क्लास के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो हमेशा ध्यान रखिएगा, वो दो ही होंगे, या तो वेरिएबल होगा या फंक्शन होगा, जिसको हम मेथड कहते हैं। अब स्टूडेंट ये दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। अब ये क्या चीज़ है स्टूडेंट? स्टैटिक मेंबर वो मेंबर्स होते हैं जो क्लास के मेंबर हैं। मतलब क्लास के अंदर अगर आप कोई स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर कर रहे हैं, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फंक्शन हो, वो क्लास का मेंबर होगा, उसे क्लास के नाम से कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी स्टैटिक मेंबर को कॉल करने के लिए। दूसरा होता है नॉन स्टैटिक मेंबर, ये ऑब्जेक्ट के मेंबर होते हैं, ये क्लास के थ्रू कॉल नहीं किए जाएंगे। इनके लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप उस मेंबर को कॉल करेंगे, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो मेथड हो। फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है, मान के चलिए एक क्लासरूम है ये। अब देखिए इस क्लासरूम में एक वाइट बोर्ड है, एक एसी लगा हुआ है, ये एक एसी है, एक वाइट बोर्ड है, ये चेयर्स हैं, ठीक है। तो बताइए ये जो प्रॉपर्टी है, वाइट बोर्ड, एसी, चेयर्स, टेबल्स हैं, ये टेबल लगी हुई है, ठीक है, ये क्लास की प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट थोड़ी लेके आएंगे इस क्लासरूम को। इस क्लासरूम का यूज़ क्या है कि यहाँ पर मान के चलिए क्लासरूम जावा का है, तो यहाँ पर जावा की क्लासेस ली जाती हैं, और क्लासेस कौन लेने आते हैं? स्टूडेंट्स। तो वो ये जो क्लासेस को स्ट्रक्चर है, मतलब एक क्लासरूम लगे, इसके लिए हमने यहाँ पर क्या क्या इस क्लास की प्रॉपर्टी में क्या क्या ऐड करा कि ये रूम जो है वो क्लासरूम लगने लगे। तो आपने यहाँ पे वाइट बोर्ड लगाया। अब ये वाइट बोर्ड जो है क्लास की प्रॉपर्टी है ना, स्टूडेंट थोड़ी लेके आएगा। एसी जो है वो भी क्लास की प्रॉपर्टी है, टेबल भी क्लास की प्रॉपर्टी है, चेयर भी क्लास की प्रॉपर्टी है। आप समझ गए? तो ये वो प्रॉपर्टी हैं जो क्लासरूम की है, तो ये स्टैटिक होंगी, ये स्टैटिक होंगी, ये क्लास की प्रॉपर्टी है। तो अगर आप इसे कॉल करेंगे, जैसे आपको वाइट बोर्ड का कॉल करना है, तो ये क्लासरूम मान के चलिए जावा क्लासरूम है, तो आप कहेंगे जावा डॉट वाइट बोर्ड, यानी कि जावा क्लासरूम का वाइट बोर्ड, यही तो कहेंगे। जावा डॉट ए सी, समझ गए? इस तरह से। अब अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी है? जैसे कि यहाँ इसके अंदर स्टूडेंट आ रहे हैं, तो स्टूडेंट अगर इसके अंदर आएंगे क्लासरूम में, तो जैसे स्टूडेंट बैग लेकर आया है, ठीक है, स्टूडेंट का बैग है, स्टूडेंट की वाटर बॉटल है, स्टूडेंट लंच बॉक्स लेके आया है, स्टूडेंट नोटबुक लेके आया है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है, ये स्टूडेंट खुद लाया है। तो जो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, वो इंडिविजुअल होती है, सभी स्टूडेंट की अलग अलग होगी ना, सबका लंच बॉक्स अलग अपना अपना इंडिविजुअल होगा, वाटर बॉटल है, बैग है, नोटबुक है, हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल होगी अपनी अलग से। तो जो प्रॉपर्टी क्लास के अंदर स्टैटिक डिक्लेयर की जाती है वो सबके लिए कॉमन होती है। बताइए अब इस क्लास के मान के चलिए 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 ऑब्जेक्ट हो गए, तो 5 के लिए ये कॉमन एसी है ना, 5 के लिए ये कॉमन वाइट बोर्ड है, 5 के लिए कॉमन चेयर है, तो ये इसको आप स्टैटिक डिक्लेयर करिए। और जो स्टूडेंट अपनी इंडिविजुअल चीज़ लेके आ रहा है वो नॉन स्टैटिक है। तो क्लास में जो चीज़ आपको सबके लिए कॉमन डिक्लेयर करनी हो कि अगर उसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं तो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए होंगे, वो स्टैटिक होती है। और जो नॉन स्टैटिक होती है वो पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट की होती है, अगर उसमें कोई चेंजेस होंगे तो वो पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के लिए होंगे। मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट 1 है, एक ऑब्जेक्ट 2 है, एक ऑब्जेक्ट 3 है। तो अगर ऑब्जेक्ट 1 की प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 की प्रॉपर्टी पे रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, ओके। और अगर स्टैटिक में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो सभी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे एग्जांपल मान के चलिए कि ये जावा का क्लासेस है। अब जावा की मैं दो चीज़ में एग्जांपल देता हूँ।
जावा के क्लासेस का जो टाइम है, टाइम मान के चलिए वो इवनिंग में 5 PM है, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होगा या सबके लिए अलग अलग होगा? अगर एक ही बैच के हैं तो सबके लिए कॉमन होगा ना 5 PM। तो आप टाइम को कैसे डिक्लेयर करेंगे? स्टैटिक। कैसे लेंगे? स्टैटिक। आप स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे उसे, टाइम स्टैटिक है। ओके, अच्छा, मान के चलिए इस क्लासेस की, जो जावा क्लासेस की फ़ीस है, ठीक है, वो 10,000 रखी गई है। अब बताइए कैसा डिक्लेयर करूँ मैं इसे? ये भी स्टैटिक है। ओके, फीस भी तो स्टैटिक होगी ना, सभी के लिए कॉमन होगी, मतलब सबके लिए एक 10,000 तो डिक्लेयर की गई होगी। टाइम भी 5 PM डिक्लेयर किया गया, ठीक है। लेकिन जब फीस को कलेक्ट किया जाएगा वो हर स्टूडेंट से अलग अलग ली जाएगी। मतलब फीस आपने डिक्लेयर करी है 10,000, वो तो स्टैटिक हो गई, सभी के लिए कॉमन है। लेकिन जब मैं उसको कलेक्ट करूँगा तो हर स्टूडेंट की मैं अलग अलग फ़ीस लूँगा ना, तो वो कलेक्शन जो हो गया फ़ीस का, वो नॉन स्टैटिक होगा। समझ में आ गया? चलिए, तो उसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, एक क्लास मैंने डिक्लेयर करी कैल्सी। ओके, अब आप यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक फंक्शन। तो आप स्टैटिक कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा, स्टैटिक तो कीवर्ड है, लेकिन नॉन स्टैटिक कोई कीवर्ड नहीं है। हाँ जी, जो जावा के रिजर्व कीवर्ड हैं उसमें स्टैटिक है, लेकिन नॉन स्टैटिक कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप स्टैटिक डिक्लेयर नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नॉन स्टैटिक है। जैसे यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। वॉइड का यूज़ किया जाता है टू इग्नोर द रिटर्न टाइप। ये अभी आपको जब मैं फंक्शन डिक्लेयर करना सिखाऊंगा जब बताऊंगा। अभी आप सिर्फ एग्जांपल देख लीजिए। एक मैंने फंक्शन डिक्लेयर करा ऐड, और जिसके अंदर मैं 2 आर्गूमेंट रिसीव करूँगा, ये, और ये इस फंक्शन का सिग्नेचर है, और सॉरी बॉडी है। ये ऊपर से ये वाला पार्ट सिग्नेचर है और नीचे वाला पार्ट बॉडी है। अभी सिग्नेचर में मैंने 2 चीज़ें और इंक्लूड करी हैं, ऐड करी हैं, एक पब्लिक और इसके आगे एक मैंने कीवर्ड और लिखा है स्टैटिक। तो स्टूडेंट, मैं जब मैं स्टैटिक लिखूंगा तब ये फंक्शन स्टैटिक डिक्लेयर होगा, तब ये स्टैटिक फंक्शन है। दूसरा देखिए, पब्लिक, लेकिन मैं यहाँ पर स्टैटिक नहीं लिख रहा, वॉइड माइनस, एक मैंने ऐड फंक्शन डिक्लेयर करा है और एक मैंने माइनस फंक्शन डिक्लेयर करा है। ये देखिए, ये मेरा नॉन स्टैटिक है क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टैटिक नहीं लिखा। ये मेरा स्टैटिक फंक्शन है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिखा है। अब ये दोनों क्लास के मेंबर हो गए। कौन से मेंबर हो गए? मेंबर फंक्शन। अब आप कहते हैं सर इन दोनों फंक्शंस का मुझे यूज़ करना है, तो आप सबसे पहले चेक करिए। जैसे मुझे ऐड का यूज़ करना है तो सबसे पहले चेक करिए ये किस तरह का डिक्लेयर्ड है। आप कहेंगे स्टैटिक डिक्लेयर्ड है, तो इस ऐड को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी, ये क्लास के नेम से कॉल हो जाएगा। किस तरह से? आप क्लास का नाम लिखिए, आपने लिखा कैल्सी डॉट डॉट ऐड, और जो भी आर्गूमेंट आप पास कर रहे हैं यहाँ पे पास कर दीजिए। जैसे मैंने 8 और 6 रखी है, ये तो सिर्फ एक डमी है, तो 8 यहाँ पर इस वाली आर्गूमेंट मान के चलिए x में आ जाएगा, और ये 6 जो है इस वाली आर्गूमेंट y में आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर इन दोनों का x प्लस वाई होकर डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए, क्लास के नेम से कॉल कर रहा हूँ मैं मेंबर को, तो ये स्टैटिक है स्टूडेंट, ये क्लास का मेंबर है। अब नीचे देखिए माइनस, इसमें स्टैटिक नहीं लिखा हुआ, तो ये नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक लिखिएगा मत, कहीं आप यहाँ पर नॉन स्टैटिक इस तरह से लिख दें, नहीं, नॉन स्टैटिक कीवर्ड ही नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास में जो मेंबर होते हैं वो नॉन स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक डिक्लेयर करने के लिए आपको स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयार हुआ इंटरव्यू का कि जावा की जो क्लास है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट उनका मॉडिफायर क्या होता है? तो आप कहेंगे नॉन स्टैटिक होता है। अब आपको माइनस कॉल करना है, तो माइनस कॉल करने के लिए आपको कैल्सी का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से क्रिएट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप लिखेंगे पहले कैल्सी, ऑब्जेक्ट का नाम मीनिंगफुल रख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम किसी रिजर्व कीवर्ड पे मत रख लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे डू रख लें, तो डू तो हमारे लूप के लिए यूज़ होता है। आपने सोचा मैं इफ़ रख लूँ,
तो इफ़ जो है वो कंडीशन के लिए यूज़ होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करे थे रिजर्व कीवर्ड्स, उन पे किसी पे नाम पे मत रख लीजिएगा। तो मान के चलिए मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम ओ बी रख देता हूँ, ओ बी इक्वल टू, फिर आपको एक ऑपरेटर कॉल करना है न्यू। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये न्यू एक ऑपरेटर है जो यूज़ किया जाता है क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे कंस्ट्रक्टर की होती है जावा में। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है स्टूडेंट, जो क्लास के नाम पर होता है। देखिए फंक्शन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आगे दो पैरेंथेसिस लगा रहा हूँ। तो अगर किसी वर्ड के आगे दो पैरेंथेसिस लगाए जाते हैं तो वो फंक्शन होता है, मतलब ये कैल्सी नाम का एक फंक्शन है। अब ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसका नाम देखिए क्लास के नाम पर है। तो जो फंक्शन क्लास के नाम पे होते हैं ना, उनको स्पेशली अलग नाम दिया जाता है, उनको कहा जाता है ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा, ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, अब मतलब कह सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, आप समझने के लिए समझिए कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये माइनस वाला हमारा आ गया, ये माइनस आ चुका है इसके अंदर। तो आप यहाँ पर इसको कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल करेंगे? आप पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर डॉट ऑपरेटर लगाइए, ये मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, और फिर माइनस लिखिए, और आर्गूमेंट जो भी आपको पास करने, जैसे 8 और 6 एग्जाम्पल मैंने रखा, फिर सेमीकोलन लगाइए। फिर 8 यहाँ पर इस वाली आर्गूमेंट में मान के चलिए x है, और 6 जो है वो आपकी इस वाली आर्गूमेंट में जो हमने y लिया है, और यहाँ पर x माइनस वाई होके डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपने कॉल करा है, और जो स्टैटिक है उसको क्लास से कॉल किया है। समझ में आ गया? ये दो डिफरेंस आप समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल हैं, और ये ही पूरी जावा का निचोड़ है। स्टैटिक नॉन स्टैटिक में अगर डिफरेंस नहीं समझ में आया, आप नहीं समझ पा रहे, तो बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मैंने इसको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाया है कि स्टैटिक जो है वो क्लास के मेंबर होते हैं, नॉन स्टैटिक जो है वो ऑब्जेक्ट के मेंबर होते हैं। क्लियर है? अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसको याद कर लीजिएगा कि स्टैटिक जो है वो क्लास के मेंबर हैं, क्लास के नेम से कॉल होंगे। नॉन स्टैटिक जो है वो ऑब्जेक्ट के मेंबर हैं, ऑब्जेक्ट से कॉल होंगे। लेकिन लेकिन आप ऑब्जेक्ट से स्टैटिक को भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है। अभी बताया था मैंने, क्लास में जो स्टैटिक मेंबर है वो क्लास का मेंबर है, इसलिए वो सभी के लिए कॉमन है। यानी कि आप ऑब्जेक्ट की हेल्प से स्टैटिक मेंबर को कॉल कर सकते हैं, लेकिन क्लास के नाम से केवल स्टैटिक मेंबर कॉल होते हैं, नॉन स्टैटिक कॉल नहीं होते। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि अगर मैं यहाँ पर ओ बी डॉट एड कॉल करूँ तो ये पॉसिबल है स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट से आप स्टैटिक मेंबर को कॉल कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक भी कॉल हो जाएगा और स्टैटिक भी कॉल हो जाएगा, ये पॉसिबल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे नोट करके लिख लीजिए। लेकिन क्लास के नेम से आप नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकते। आप सोचो मैं यहाँ पे कैल्सी डॉट माइनस कॉल कर लूँ, नहीं, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा, एरर आ जाएगी, कंपाइल टाइम पर आ जाएगी, ये गलत है स्टूडेंट। केवल क्लास के नेम से स्टैटिक मेंबर ही कॉल होंगे, ऑब्जेक्ट से दोनों कॉल हो जाएंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो चलिए, ये हमने क्लास कवर करी। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, एक इसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल भी इसको देख लेते हैं। देखिए, ये मेरी आईडी है, एडिटर है, जो हमने इंटेलिजे यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम न्यू पे जाएंगे और एक प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट को कोई नाम दे देते हैं। तो इसका नाम रख देते हैं स्टैटिक अंडरस्कोर नॉन स्टैटिक। ठीक है, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, ये इसकी लोकेशन है। बिल्ड सिस्टम हम इंटेलिजे का यूज़ कर रहे हैं, JDK हमारा जो है 24 है, JDK 24 बिल्कुल लेटेस्ट। और ऐड सैम्पल कोड, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो ये एडिटर हम यूज़ कर रहे हैं ये आपको एक सैम्पल कोड बना के देगा। ठीक है, मतलब एक मेन क्लास आपको डिक्लेयर करके देगा और उसका नाम मेन ही होगा। तो अगर आप सैम्पल कोड का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस पर टिक लगा लीजिए और क्रिएट कर लीजिए, तो आपको एक बनी बनाई क्लास मिलने वाली है। ठीक है, इसमें से ये जो सैम्पल कोड आया स्टूडेंट, इसमें लूप का एग्जाम्पल है और एक हेलो वर्ल्ड का एग्जाम्पल है। चल इसे हटा दीजिए, हमें ज़रूरत नहीं। ठीक है, हमें केवल मेन मेथड और हम अपनी क्लास चाहिए। चलिए,
अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपको एडिटर बना के देगा, इसे बॉयलर कोड भी कहते हैं, ठीक है। तो बॉयलर प्लेट कोड आपको मिल रहा है, तो उसमें आपको क्लास का नाम हमेशा मेन ही देगा। अगर आप अपने आप क्रिएट करते तो आप कुछ भी नाम रख लेते। तो यहाँ पर मेन आया है, तो मेन नाम से ही देखिए आपका सोर्स कोड भी सेव है, और सोर्स कोड आपको मिलेगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर। इस एरो पे क्लिक करिए, डाउन एरो पे, फिर SRC नाम का एक फोल्डर मिलेगा, उस पर डाउन एरो पे, और देखिए मेन। तो ये फाइल जो आप देखिए, मैं क्लोज कर देता हूँ, ये यही फाइल है, ये वाली, ये देखिए हो गई। चलिए, ये मैं फर्स्ट वीडियो में वैसे बता चुका हूँ, फिर भी मैंने एक बार दोबारा से आपको बता दिया। तो स्टूडेंट, ये मेरी मेन क्लास है। अब देखिए यहाँ पर मेन कैसा है, स्टैटिक है ना। तो स्टैटिक से आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि मेन जो है वो कॉमन रखना था। कॉमन इन द यानी इन द सेंस क्लास का मेंबर होना चाहिए, तभी तो हम इसको कॉल कर पाएंगे। अगर मेन हमारा स्टैटिक नहीं होगा, सोच के देखिए, अगर मेन स्टैटिक नहीं है और मेन को कॉल करना होगा, तो हमें इस मेन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तभी तो मैं इस मेन को कॉल करूंगा। देखो, एक कन्फ्यूजन कर रहा ना मेन। एक काम करता हूँ, मैं इस मेन का नाम अभी कैल्सी रख लेता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। मैंने इस मेन क्लास का नाम कैल्सी रख लिया। वो एरर देता रहेगा क्योंकि वो मेन नाम से सेव है ना, इसलिए वो एरर देगा। तो इस एरर को अभी इग्नोर करिए। तो मान के चलिए हमारी क्लास का नाम कैल्सी है। अब इस कैल्सी क्लास के अंदर मैंने मेन फंक्शन डिक्लेयर करा है, ये स्टैटिक है। अगर मैं इसको स्टैटिक हटा दूँ तो अब ये नॉन स्टैटिक हो गया। अब इस नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे कैल्सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। वो ऑब्जेक्ट बनेगा कहाँ? मेन के अंदर बनेगा। आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप मेन के अंदर ही, हाँ, कैल्सी ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कैल्सी। देखिए अपने आप कंस्ट्रक्टर आ जाता है, आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट से ही तो कॉल करेंगे आप मेन को, ओबी डॉट मेन, ये देखिए आ रहा है ना, ये देखिए। और इसके अंदर आपको एक एरे भी पास करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग टाइप। चलिए एक स्ट्रिंग टाइप एरे भी इसके अंदर हम पास कर देते हैं। यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग एरे ले ली है, आपको सिर्फ समझाने के लिए सारा कोड लीजिए। तो ये मैंने एक स्ट्रिंग टाइप एरे ले ली है, जिसमें मैंने ए स्टोर करा लिया, बी स्टोर, चलिए एरे हो गई, और उसके अंदर मैंने ये स्ट्रिंग एरे पास कर, चलिए प्योर कोड बन गया। अब एक चीज़ बताइए, अब आप कहते हैं सर इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। चलिए, तो जब प्रोग्राम को मैं कैल्सी से ही सेव कर लूँगा, कैल्सी डॉट जावा। अब जब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद रन करूँगा तो इस मेन मेथड तक कैसे पहुँचा जाएगा? आप कहेंगे इस मेन मेथड को कॉल करने के लिए आप कैल्सी क्लास का ऑब्जेक्ट का यूज़ करो। तो ऑब्जेक्ट तो मेन के अंदर ही बनेगा। तो जब तक मेन कॉल नहीं होगा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, और जब तक ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा ये मेन कॉल नहीं हो सकता। अब देखो प्रोग्राम फंस गया ना। वही जैसे हम पूछते हैं ना कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, वो वाला केस यहाँ बन जाएगा कि मेन जब तक कॉल नहीं होगा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, और जब तक ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा ये मेन कॉल नहीं हो सकता। तो ऐसा क्या तरीका निकालें कि बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे मेन कॉल हो जाए? बताया था ना, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे अगर किसी फंक्शन को कॉल करना है या मतलब किसी मेंबर को कॉल करना है तो उसे स्टैटिक डिक्लेयर करा लो। आपने इसे स्टैटिक डिक्लेयर कर लिया, और जैसे ही आपने इसको स्टैटिक डिक्लेयर करा, अब आपको यहाँ पर कहीं भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी, आप इसे क्लास के नेम से कॉल कर लेंगे। अब मेन फंक्शन को कॉल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी जेवीएम की होती है, जेवीएम कॉल करता है। अब जेवीएम कैसे कॉल करेगा? जेवीएम आपकी क्लास का नाम यूज़ करेगा, इसलिए कहा जाता है कि प्रोग्राम को क्लास के नेम से सेव करो। अब क्लास का नाम तो मेन है और क्लास कैल्सी है, तो जेवीएम कंफ्यूज हो जाएगा ना। वो तो सोचेगा कि मेन के अंदर, मेन क्लास के अंदर मुझे मेन मिलेगा, जबकि मेन क्लास जो है जहाँ पर मेन डिक्लेयर है, जहाँ पे मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट, उसी को ही मेन क्लास कहा जाता है, ठीक है। तो हमारी मेन क्लास कैल्सी है, तो जेवीएम क्या करेगा, यहाँ पर कैल्सी डॉट मेन ऐसे कॉल कर देगा। आप समझ गए? तो इसलिए स्टैटिक डिक्लेयर किया जाता है मेन को, जिससे कि जेवीएम उसको कॉल कर सके। चलिए, हम तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का एग्जांपल आपको ये समझा दिया मैंने, मेन को स्टैटिक क्यों रखा जाता है। अब आपके सामने एक यहाँ पर हम फंक्शन भी बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड।
इंटीजर x, इंटीजर y। और ये देखिए एक टेम्परी वेरिएबल लिया z और यहाँ पे लिखा x प्लस वाई। आंसर आपके पास z में है। z को आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन के थ्रू प्रिंट करा लीजिए। ये लीजिए, ये आपके सामने ऐड आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपने एक दूसरा फंक्शन डिक्लेयर करा जो नॉन स्टैटिक है। आपने वहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया तो वो नॉन स्टैटिक हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट जावा में जो मेंबर होते हैं वो नॉन स्टैटिक होते हैं। z इक्वल टू एक्स माइनस वाई और देखो एस आउट लिखिए और एंटर कर दीजिए। ठीक है, आपको पूरा सिस्टम डॉट आउट डॉट नहीं लिखने की जरूरत, एस आउट लिख के एंटर कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा। लीजिए, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट। अच्छा, इसका नाम चेंज कर लूँ ना, अब कैलसी से इसका नाम क्या रख लेते हैं, मेन। ठीक है, चलिए, तो ये मेरी मेन क्लास हो गई। मेन क्लास स्टूडेंट उसे कहते हैं जिसमें मेन फंक्शन होता है। ये मेन मेरा है, मेन मेथड, इसलिए मैं इसको मेन क्लास कह रहा हूँ। नाम जरूरी नहीं है इसका नाम मेन हो, कुछ भी नाम हो सकता है। जैसे कैलसी होता तो मैं कहता कैलसी मेरी मेन क्लास है। चलिए, अब ऐड है और माइनस है, इन दोनों को कॉल करना है। आपने कहा सर मुझे माइनस कॉल करना है, तो माइनस कैसा है, नॉन स्टैटिक है ना, तो मुझे इस मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी तो कॉल करूँगा इस माइनस को। इस मेन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब ये माइनस कॉल होगा। अच्छा, आपने कहा ऐड को कॉल करना है, ऐड कैसा है, स्टैटिक है, तो क्लास के नेम से कॉल हो जाएगा। अब ये सारा काम होगा कहाँ, इस मेन फंक्शन के अंदर। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ऐड कॉल करके दिखाता हूँ। ऐड कैसा है मेरा, स्टैटिक है, क्लास का नाम लिखो, क्लास का नाम मेन है, मेन। अगर इसका नाम कैलसी होता था मैं यहाँ पे कैलसी लिखता, डॉट ऐड, वैल्यू पास करी 45 एंड 12। ओके, तो ये 45 जो है x में जाके स्टोर हो रहा है, देखिए यहाँ पर सजेशन भी दे रहा है, और ये 12 जो है ये y में जाके स्टोर हो रहा है। दोनों का सम होकर आंसर आ गया। ये कॉल हो गया स्टूडेंट। रन करके देखें इसे, देखिए यहाँ पे कंपाइल किया और रन किया, आपको आउटपुट मिलेगा। देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले, देखिए आंसर आ गया 57। ओके, इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं आप। अब आपने कहा सर माइनस कॉल करो, माइनस कैसा है स्टूडेंट, नॉन स्टैटिक है ना। आपने इसको क्लास के नेम से ही कॉल करने की कोशिश करी, मेन डॉट, पहली बात तो देखिए यहाँ पे सजेशन में आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा ना, फिर भी आपने ज़बरदस्ती माइनस लिख दिया। यही तो एडवांटेज होती है स्टूडेंट, किसकी, आईडी की। अब देखिए ये गलत है स्टूडेंट, देखिए रेड हो गया ना, गलत है ये। देखिए ऊपर लिख भी आ रहा है, नॉन स्टैटिक मेथड माइनस कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, मना कर दिया। फिर भी आप एक बार रन कर रहे हैं तो देखिए अब एरर आनी है, ये कॉल हो गई नहीं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का मेंबर है। देखिए एरर आ गई। अब आप कहेंगे सर अब क्या करना है, अब आप पहले यहाँ पर मेन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू मेन। अब स्टूडेंट ये कंस्ट्रक्टर है। अब आप यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, क्या मैंने कोई मेन नाम से फंक्शन कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा है, फंक्शन नहीं स्टूडेंट, ये मेन छोटा है। ठीक है, देखिए मेन, मेन नाम को कोई फंक्शन है, इससे मत देखिए ये मेन एम छोटा है, नहीं है ना, ऐड नाम का है, माइनस नाम का है, मेन नाम का है, लेकिन इस वाले कैपिटल एम से नहीं है, मेन नहीं है ना। ये इम्प्लिसिटली कंपाइलर प्रोवाइड करता है। मतलब मैं आपको बता दूं कि कंपाइलर ने यहाँ पर पब्लिक मेन ऐसे बनाकर, ये बिल्कुल यही जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर एक क्रिएट करके रखा है। आपको ये क्रिएट नहीं करना, बस आपको पता होना चाहिए कि मेन, अब मान के चलिए मैं एग्जांपल देखो चेंज कर रहा हूँ थोड़ा, अगर ये कैलसी होता ना तो यहाँ पर एक कैलसी नाम से बना के दे, जो भी क्लास का नाम होगा। अब मेरी क्लास का नाम यहाँ पर मेन है तो इसने मुझे मेन नाम से बना के दिया है। ठीक है, इसी का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में। आप इसे बना के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, नहीं नहीं आप नहीं बनाएंगे तो कंपाइलर बनाएगा, लेकिन बनेगा जरूर। तो न्यू से इस मेन को कॉल किया गया, यानी इसको कॉल किया गया है, और इसने इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये माइनस नाम का फंक्शन आ चुका है। अब आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, ओ बी डॉट मेन। देखिए हो गया सॉल्व। तो 52 माइनस 12 जो भी आंसर आएगा स्क्रीन पर आप देख लीजिए। तो आंसर क्या आने वाला है स्टूडेंट, 40, ये आ गया। क्लियर है, ये ऐड हो गया, माइनस हो गया। तो इस तरह से
स्टैटिक और नॉन स्टैटिक फंक्शंस को कॉल किया जाता है। कोई डाउट? समझ में आ गया? चलिए, तो ये आपने एक क्लास क्रिएट करी, क्लास के अंदर मेंबर डिक्लेयर करे और उनको एक्सेस करके देखा। अब मैं ये पूरा सिग्नेचर समझाने जा रहा हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो ये मेन का सिग्नेचर है, इसमें पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, ये आपको समझाते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो पब्लिक है ये है एक्सेस स्पेसिफायर, ये जावा में इसको मॉडिफायर भी कहते हैं। ये विजिबिलिटी बताता है कि इस मेन को आप कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ स्टूडेंट कि जावा में जो क्लास है ABC, इसके अंदर जो ये मॉडिफायर है जिनको हम एक्सेस स्पेसिफायर भी कहते हैं, जो विजिबिलिटी बताते हैं, ये 4 तरीके के होते हैं। एक प्राइवेट होता है, प्राइवेट मेंबर, एक प्रोटेक्टेड मेंबर, एक पब्लिक मेंबर, और अगर आप इन तीनों में से कुछ डिक्लेयर नहीं करा है तो डिफ़ॉल्ट। ये होते हैं, ठीक है। ये क्लास आपने डिक्लेयर कर ली। तो क्लास एक कंटेनर है जो अपने अंदर मेंबर्स को होल्ड करे हुए है। अब क्लास आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। आप चाहते हैं कि क्लास के जो मेंबर्स हैं उसमें से कुछ मेंबर्स जो हैं वो केवल क्लास के अंदर ही यूज़ हों, वो क्लास के बाहर यूज़ ना हो किसी भी तरीके से, तो आप उनको प्राइवेट डिक्लेयर कर दीजिए। समझ गए? आप चाहते हैं कुछ क्लास के ऐसे मेंबर हैं जो क्लास के अंदर यूज़ होंगे और इस क्लास की जो आगे चाइल्ड क्लास बनेगी इनहेरिटेंस के थ्रू, जैसे एक क्लास बनाई मैंने XYZ, ओके, ये इनहेरिटेंस का फंक्शन है oops का। इसमें आपने आगे यहाँ लिखा एक्सटेंड्स ABC। तो यहाँ पर ABC जो है वो हमारी पेरेंट क्लास हो गई और XYZ जो है मेरी चाइल्ड क्लास हो गई। एक्सटेंड्स लिखा है स्टूडेंट के मैंने, कीवर्ड है, इनहेरिटेंस में यूज़ होता है। आगे बताऊंगा जब इनहेरिटेंस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि ये जो प्रोटेक्टेड है ये अपनी क्लास में यूज़ हो सकता है, ओके, और अपनी चाइल्ड क्लास में भी जा सकता है। लेकिन जो ये प्राइवेट है ये केवल अपनी क्लास तक तो यूज़ होगा, लेकिन आप सोचें कि आप इसको चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं, नहीं होगा। तो प्राइवेट केवल अपनी ही क्लास के मेंबर हैं, इसे अपनी क्लास में यूज़ होंगे। प्रोटेक्टेड अपनी क्लास में भी यूज़ होगा और चाइल्ड में भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक जो है ये अपनी क्लास में भी यूज़ होगा और आउटसाइड द क्लास भी यूज़ होगा, यानी कि चाइल्ड में भी जाएगा। अब जो डिफ़ॉल्ट है ये केवल अपनी ही क्लास में यूज़ होगा, अपनी क्लास में यूज़ होगा, लेकिन इनहेरिटेंस में ये नहीं जाएगा, इनहेरिटेंस नहीं होगी इसकी। अब आप कहेंगे ये तो प्राइवेट की तरह काम करने लगा, अपनी क्लास में तो यूज़ हो रहा है, इनहेरिटेंस में नहीं जाएगा। इनहेरिटेंस में केवल प्रोटेक्टेड और पब्लिक जाएंगे, प्राइवेट नहीं जाएगा और डिफ़ॉल्ट नहीं जाएगा। अब फिर डिफ़ॉल्ट और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है? अगर ये दोनों क्लासेस एक ही पैकेज की हैं, एक ही पैकेज में है, तो डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबल होगा, ठीक है। अब ये सब चीज़ देखो बहुत आगे एडवांस की बातें हैं, ठीक है। तो बस फिलहाल तो हमें पब्लिक के बारे में समझना था कि मेन को पब्लिक क्यों रखा गया, जिससे कि मैं इस मेन को आउटसाइड द क्लास कॉल कर सकूं, आउटसाइड द क्लास कॉल कर सकूं। अब आउटसाइड द क्लास का यहाँ पर जो मतलब है वो ये है कि मेन को जो कॉल करेगा सबसे पहले, है ना, वो हमारा JVM होगा। मेन को कौन कॉल करता है? क्योंकि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो मेन मेथड से स्टार्ट होता है, तो मेन मेथड को कॉल करेगा JVM। JVM तभी तो कॉल कर पाएगा ना जब हमारा मेन मेथड पब्लिक होगा। JVM किसको कॉल कर पाएगा? केवल पब्लिक वालों को, किसी और को तो कॉल कर ही नहीं सकता। प्राइवेट कॉल नहीं होगा, ना प्रोटेक्टेड कॉल होगा आउटसाइड द क्लास, ना डिफ़ॉल्ट कॉल, केवल JVM पब्लिक को कॉल कर सकता है, ठीक है। इसलिए मेन के आगे जब हम मेन लिखते हैं तो उसके आगे पब्लिक इसलिए लिखते हैं जिससे कि वो JVM को विजिबल हो, JVM उसको कॉल कर सके।
स्टैटिक क्यों लिखते हैं? कि विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट कहाँ से लाएगा? मेन जेवीएम कॉल करेगा ना मेन को, तो जेवीएम ऑब्जेक्ट कहाँ से लाएगा? जेवीएम ऑब्जेक्ट थोड़ी क्रिएट करेगा। तो जेवीएम तो केवल क्या क्या करने वाला है? जेवीएम इस क्लास का यूज़ करेगा, इस क्लास नेम की हेल्प से इस मेन को कॉल कर देगा, क्योंकि ये स्टैटिक है इस वजह से। फिर आपने इसके आगे देखा होगा कि एक कीवर्ड और लिखा होता है, वॉइड। क्या लिखा होता है? वॉइड। वॉइड का मतलब ये है कि ये जो मेन है ये रिटर्न में आपको कुछ नहीं करेगा। मतलब मेन फंक्शन रिटर्न टाइप पे आपको कुछ वापस नहीं करेगा। हर फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। अगर आप उस फंक्शन से रिटर्न टाइप में कुछ नहीं चाहते, मतलब वो आपको रिजल्ट में कुछ रिटर्न ना करे, तो आप वॉइड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो वॉइड इज ए कीवर्ड विच इज यूज टू इग्नोर द रिटर्न टाइप। क्लियर? अब आपने वॉइड इसलिए लिखा क्योंकि मेन कुछ रिटर्न में आपको वापस नहीं करेगा, यानी सिस्टम को वापस नहीं करेगा, जेवीएम को कुछ वापस नहीं। जेवीएम ने कॉल करा ना, तो जेवीएम को इस मेन से कुछ वापस नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर वॉइड लिखा। लेकिन अगर स्टूडेंट मान के चलिए यहाँ पर इंट लिखा होता, तो ये मेन फंक्शन अपनी बॉडी में, ये जो मेन फंक्शन की बॉडी है ना, इसमें लास्ट स्टेटमेंट जो होती है वो रिटर्न होती। मान के चलिए रिटर्न टाइप में मैंने वैल्यू 8 रख दी, तो ये 8 जो है रिटर्न होकर जेवीएम के पास जाता। तो जेवीएम का क्या यूज़ है? इस 8 का क्या यूज़ करता जेवीएम? मतलब जेवीएम को इससे रिटर्न में कुछ चाहिए ही नहीं। अब अगर इंट लिखा है तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा आपको, और जेवीएम के लिए वो बेकार है। इस तरह से समझ के चलिए। तो आप यहाँ पे वॉइड लिख दीजिए। अगर आपने यहाँ पे वॉइड लिख दिया, वॉइड, तो आप इस रिटर्न टाइप को इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो पब्लिक समझ में आ गया। पब्लिक होने की वजह से जेवीएम मेन को कॉल कर पा रहा है, ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के, क्योंकि वो स्टैटिक है। अब मेन के आगे आपने आर्गूमेंट लिखी, और वो भी स्ट्रिंग टाइप एरे लिखी। तो स्टूडेंट, मेन फंक्शन इस स्ट्रिंग एरे का यूज़ करता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, जिसको हम कहते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट। क्या कहते हैं? कमांड लाइन आर्गूमेंट। इसकी हेल्प से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं स्ट्रिंग, लेकिन वो इनपुट स्ट्रिंग टाइप होगा। फिर आपको इसको एक्सप्लिसिटली रैपर क्लास की हेल्प से प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए, पब्लिक समझ में आ गया, स्टैटिक समझ में आ गया, वाइड समझ में आ गया, मेन रिजर्व कीवर्ड है। हाँ, ये पहले से प्री डिफाइंड है। मेन को मेन लिखना है, ये जेवीएम के पास पहले से प्री डिफाइंड है। ओके, ये देखिए मेन मेथड। The main method is the starting point of the JVM for JVM to start execution of Java program। यानी कि JVM जो है वो मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। विदाउट मेन मेथड JVM विल नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ओके, अब मेन मेथड के जो सिग्नेचर हैं, ठीक है, जो आप ज़्यादातर देखेंगे हम ये वाला यूज़ करते हैं, लेकिन आप इस तरह से भी, 4 तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि जो सबसे कह सकते हैं सबसे बड़ा सिग्नेचर जो है मेन का, वो है पब्लिक स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड फाइनल स्ट्रिक्ट एफपी वाइड मेन। हाँ जी, ये सिग्नेचर भी मेन मेथड का हो सकता है, लेकिन हम जो यूज़ करेंगे 99.9% वो ये वाला होगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि मेन मेथड का सिग्नेचर क्या होता है, तो आप सोच के देखिए, इतना आसान क्वेश्चन इंटरव्यू में कैसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि ये आप जवाब दे रहे हैं। नहीं, मेन मेथड का जो ओरिजिनल सिग्नेचर है वो ये वाला है, ठीक है। अब इसमें पब्लिक स्टैटिक मैंने आपको बता दिया। अब सिंक्रोनाइज जो है वो मैं आपको बताऊंगा जब मल्टी थ्रेडिंग है। फाइनल जो है कांस्टेंट के लिए, स्ट्रिप एफपी फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। अब ये आपको समझ में भी नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए, पब्लिक मैंने आपको बता दिया किस लिए यूज़ होता है, जिससे कि जेवीएम उसको आइडेंटिफाई कर सके, किसको? मेन को, और उसको कॉल कर सके। इफ़ यू यूज़ प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट बिफोर द मेन मेथड, इट विल नॉट बी विजिबल टू जेवीएम, ठीक है। जेवीएम कॉल करता है ना, तो जेवीएम को विजिबल ही नहीं होगा मेन, तो जेवीएम कॉल कैसे करेगा? चलिए, स्टैटिक मेथड
आर दोज मेथड विच इन्वॉक विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट करे आप मेन को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मेन सबसे पहला मेथड है जो कॉल होता है। तो मेन के बाद ऑब्जेक्ट बनेंगे, मेन से पहले ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इसलिए मेन को कॉल करने के लिए उसको स्टैटिक डिक्लेयर करना जरूरी है। वॉइड इसलिए है क्योंकि हमें इससे कोई रिटर्न टाइप चाहिए नहीं, ठीक है। देख लिखा ना, तो वॉइड कीवर्ड एक्नॉलेज द कंपाइलर दैट मेन मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ओके, मेन को मेन लिखना है क्योंकि ये डिफॉल्ट सिग्नेचर है, विच इज प्री डिफाइंड टू द जेवीएम, ये पहले से जेवीएम को प्री डिफाइंड है। और स्ट्रिंग एरे, इट इज यूज टू होल्ड द कमांड लाइन आर्गूमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू। देखिए ये स्लाइड है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं मेन मेथड से आपको स्ट्रिंग टाइप वैल्यू इनपुट लेके दिखाता हूँ, ये हमारा प्रैक्टिकल है। चलिए आ जाइए। तो स्टूडेंट ये हमारे साथ ये मेन है, इसको ज़रा हम ये एग्जांपल कवर कर लिया, इसको डिलीट करते हैं और मेन क्लास है और इसको लिखते हैं PSVM और एंटर कर दीजिए। आ गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब स्टूडेंट हम कमांड लाइन पर जो भी कमांड लाइन स्टूडेंट इसे कहते हैं, यहाँ पे जब हम रन कर रहे हैं यहाँ से हम जो वैल्यू भेजेंगे है ना, वो इस एरे में आके स्टोर हो जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रिंग में। अब आप चाहे यहाँ से न्यूमेरिक वैल्यू भेजें, किसी भी टाइप की आप इंफॉर्मेशन यहाँ भेजें, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए एक काम करते हैं, पहले आपको एक, अब देखिए यहाँ पर जो एरे है, एरे जो है उसका इंडेक्स जो है एरे, अभी आगे चैप्टर आएगा पढ़ाऊंगा, ये स्ट्रिंग एक एरे है। तो इसमें जो इंडेक्सिंग जो होती है, ये जो ब्रैकेट है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है एरे में, ठीक है। एरे जो है वो कलेक्शन होता है, कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सिमिलर टाइप के, यानी कि सारे के सारे स्ट्रिंग टाइप होने। आप किसी भी टाइप की यहाँ पर वैल्यू भेजेंगे वो स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी इम्प्लिसिटली, और वो इंडेक्स पे, तो सबसे पहले इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो पहली वैल्यू जो आएगी वो ARGS, वेरिएबल का नाम ARGS है एरे का, तो ARGS 0 पर आएगी। ओके, अब चाहे तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है इसका नाम ARGS हो, आप इसका नाम कुछ भी रख लीजिए, आप इसका नाम X रख लीजिए, तो वेरिएबल नेम है, आप कुछ भी रख लीजिए, आपने X रख लिया, लीजिए। ओके, तो पहली वैल्यू X0 पे आएगी, दूसरी X1 पे आएगी, तीसरी X2 पर आएगी। ओके, चलिए अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ और आपको रन करके दिखाता हूँ वैल्यू कैसे पास करते हैं, ये देखिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो वैल्यू पास की जाएगी वो कमांड प्रॉम्प्ट से है ना, बोला था ना कमांड लाइन आर्गूमेंट, इसे कहते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट, CMD। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको टर्मिनल स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए ये टर्मिनल, ध्यान से देखिए, देखिए पहले ये मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी वो कमांड लाइन आर्गूमेंट होगी, CMD से आएंगी। तो देखिए ये है आपका टर्मिनल, यहाँ क्लिक करिए, हो गया। अब देखिए ये स्टार्ट हो गया। अब इस टाइम आप कहाँ पर हैं, आप प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, देखिए प्रोजेक्ट का नाम यही है, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। अब ये जो आपकी फाइल है मेन, ये आपकी SRC फोल्डर के अंदर है ना। तो बस आपको यहाँ पे लिखना है CD चेंज डायरेक्टरी SRC। अब देखिए आप SRC के अंदर आ गए। चलिए अब आपको रन करना है मेन, तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है, ये आपने लिख दिया, ये हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया और एंटर करिए, देखिए कंपाइल हो गया। अब इसका बाइट कोड बन गया। अब लिखिए जावा और मेन, अब इसी के आगे आप यहाँ से वैल्यू भेजना शुरू करिए, यहीं भेजेंगे 45। तो ये 45 स्टूडेंट X0 में आ गया, यहाँ आ गया। फिर दूसरी वैल्यू स्पेस रख के आपने भेजी ट्रू, तो ये ट्रू जो है बुलियन टाइप वैल्यू भेज रहा हूँ जो X1 में आ गया। फिर आपने भेजा 2.3, ये डेसिमल वैल्यू है, ये इस X2 में आ गया। लेकिन ये तीनों के तीनों, यहाँ पर तो ये इंटीजर है, यहाँ ये बुलियन है, यहाँ पर ये फ्लॉट डेसिमल वैल्यू है, लेकिन जब ये आपके मेन की आर्गूमेंट तक पहुँची तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट हो रही है, एंटर करके देखिए, देखिए आउटपुट तो आ गया आपके सामने, लेकिन स्टूडेंट ये स्ट्रिंग है, इसको नंबर मत कीजिए, इसे बुलियन मत कीजिए, इसे डेसिमल, ये स्ट्रिंग है। आप कहेंगे इसको कैसे प्रूव करते हैं, तो एक काम करते हैं, मैं आपके सामने ना दो वैल्यू का सम करके दिखाता हूँ। सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ लिखता हूँ मैं x0 प्लस x1। अब अगर ये दोनों न्यूमेरिक वैल्यू हो तो ये प्लस हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा। चलिए रन करके देखते हैं दोबारा से। प्रोग्राम को यहाँ पर आप सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस, सेव हो गया। वापस नीचे आइए अपनी टर्मिनल पे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे CLS लिखिए, क्लियर स्क्रीन, ठीक। फिर दोबारा लिखिए जवैक मेन डॉट जावा, कंपाइल हो गया। जितनी बार भी सोर्स कोड चेंज होगा आपको कंपाइल करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू 12 और आपने 10, तो आंसर आना चाहिए 22 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, ये 12 जो है यहाँ पर स्ट्रिंग हो चुका है, 10 भी स्ट्रिंग हो चुका है। और जब स्ट्रिंग आपस में प्लस करने को दी जाती है प्लस ऑपरेटर के साथ, तो उनका सम नहीं होगा, वो कॉन्केटिनेज हो, यानी कि आंसर आएगा 12 10, 22 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, 12 10 आएगा। ये कॉन्केटिनेट हो जाएंगी, देखिए 12 10 आया। अब क्या करें, अब यहाँ पर यूज़ करते हैं हम रैपर क्लासेस का। अब रैपर क्लासेस की हेल्प से इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे देखिए। अब यहाँ लिखिए इंटीजर a इक्वल टू डॉट पारसेंट, क्योंकि आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है इसलिए पारसेंट, अगर फ्लॉट में करना हो तो पार से फ्लॉट, और इसमें आप स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दीजिए, ये x0। अब ये रैपर क्लासेस मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था। इंटीजर b इक्वल टू इंटीजर डॉट पारसेंट, और यहाँ लिख लीजिए x1, लीजिए हो गया। अब इन दोनों का सम कर लीजिए, इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस b, ये सम हो गया। अब दोनों को आप प्रिंट कर लीजिए, मतलब दोनों का सम प्रिंट करा लीजिए एस आउट, और यहाँ लिख लीजिए एड इक्वल टू c, लीजिए हो गया सॉल्व, बन गया प्रोग्राम। अब कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पर आप देखिए अप की और डाउन की से आप ऊपर जा सकते हैं, ये हो गया। अब रन करते समय ये देखिए 12 10 आंसर आया 22। ओके, तो वैल्यू यहाँ तक पहुँची स्ट्रिंग में। फिर रैपर क्लास की हेल्प से मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया प्रिमिटिव में। फ्लॉट में चाहते हैं तो यहाँ पे पार से फ्लॉट, यहाँ पर फ्लॉट डॉट पार से फ्लॉट, फ्लॉट डॉट पार से फ्लॉट, फ्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप ये फ्लॉट वाला एग्जांपल आप खुद करके देखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि जिससे कि आपको नीचे कमेंट में इस प्रोग्राम की उसमें आपको बता देते हैं, तो आप लिखेंगे फ्लॉट डॉट पार से फ्लॉट, ठीक है, और इसमें आप ऐसे x0 पास करिएगा। अब ये आपको फ्लॉट वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये हमने कवर किया इस वीडियो में कि क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं, और मेन मेथड का जो सिग्नेचर है इसको हमने एक्सप्लेन करा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑपरेटर्स की नॉलेज देंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का जो एक्सप्रेशन वैल्यू है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है जावा में। तब तक के लिए थैंक यू।